नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मैं निसंतानता रोग विशेषज्ञ हूँ, कोटा राजस्थान में कार्यरत हूँ और निसंतानता के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो दोस्तों, बहुत आम टॉपिक जो रहते हैं या बहुत आम समस्या, जैसा कि आपको पता है हम उसी को डिस्कस करते हैं या चर्चा करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला की आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक लेके आए हैं महिलाओं में दर्द होना या जिस्म का दर्द होना, ये जनरलाइज्ड बॉडी पेन। कई बार महिला आती है ओपीडी में और कहती है, मैडम मेरा पूरे हाथ पैरों में दर्द होता है, मेरा तो बॉडी का हर हिस्सा दुखता है। या कुछ की अलग तकलीफ होती है, वो कहती हैं कि मेरी कमर में दर्द है, कुछ कहती हैं मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है, मैं सोती हूँ तो क्रैम्प्स आते हैं, कुछ कहती हैं कि मेरे से तो घर का काम भी नहीं करते बनता। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर इकबाल, जो कि वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और इस क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक जाने माने नाम है कोटा में, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। वेलकम नमस्ते। डॉक्टर इकबाल। शुक्रिया। तो आज हम आपसे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, रूबरू होंगे, जो कि मेरी ओपीडी में औरतें आती हैं और जो अपनी कॉमन प्रॉब्लम बताती हैं। तो आप जैसे हड्डी के विशेषज्ञ हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं डायरेक्टली आपसे बात करूँ और अपने जो महिलाएँ हैं, जो परेशान हैं, उनको इसका सॉल्यूशन दूँ। उनको क्यों होता है ये दर्द बॉडी में, या उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उसी लेवल पे उसी क्वेश्चन को आपसे पूछूं जो वो मुझसे रखती हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि बॉडी में दर्द क्यों होता है? ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से जो महिलाएं हैं, अपन बात करेंगे उन महिलाओं की जो कि 20 साल से 50 साल की हैं, या जो बीच की उम्र की है, ना छोटी उम्र की है ना बहुत वृद्ध है। हम बात करने जा रहे हैं 20 से 50 साल की उम्र में। जी। तो इनमें प्रमुख कारण क्या होते हैं दर्द के, या फिर कौन से तरह का दर्द किस कारण से होता है, ये बताने की कोशिश करें। हम यहाँ मेनली बात करने वाले हैं हमारे पूरे शरीर में होने वाले दर्द को लेकर, जो कि अ, औरतों को लेकर ही हम बात करने वाले हैं। हमारे भी ओपीडी में ऐसी कई सारी औरतें आती हैं जो कि ये शिकायत करती हैं कि मुझे दर्द होते रहते हैं और ना उसका मुझको नहीं समझ में आ रहा क्या कारण है। तो मेनली हम जो देखते हैं जो मरीजों में हमारे इस तरह के दर्द, मतलब कम से कम 80% दर्द वो हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल, मतलब आप जिस तरह से जी रहे हैं उन उनके उसको कहते हैं हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स। मतलब हम कितना सो पाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, या हमारा खान पान हमारे शरीर के मुताबिक, हमारे शरीर की ज़रूरतों के मुताबिक कितना है। तो उस वजह से, उस कमी की वजह से जो दर्द होते हैं उनको हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे आधारित दर्द कहते हैं। दूसरे दर्द औरतों में जो आपका मासिक धर्म से संबंधित हार्मोनल जो चेंजेस शरीर में आते हैं उससे रिलेटेड भी होते हैं। कई तरह के दर्द हमारे शरीर में कुछ कमियों की वजह से, कई सारे विटामिन की कमी की वजह से, कुछ खाद्य पदार्थों की कमी से जो दर्द होते हैं, जो वो भी रोजमर्रा के दर्द हैं। फिर कुछ दर्द बीमारियों के साथ आपके शरीर में ज्यादा होते हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या शुगर की बीमारी, डायबिटीज हो गई, या और कोई बीमारियां जो हैं हार्मोन या इससे संबंधित, वो सब कारण हम हमें हमें रोजमर्रा में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो वजन का इसमें कोई रोल है? एक महिला है जो ओवरवेट है, अपने वजन से ज्यादा है उसका वजन, और वो कहती है कि मेरे घुटनों में दर्द है या मेरी एड़ियों में दर्द है, तो इसका कारण क्या है? जो वजन से संबंधित हड्डियों में या जोड़ों में होने वाले दर्द, वो सब शारीरिक दर्द हैं। मतलब एक बहुत बहुत मोटी सी बात को उदाहरण के तौर पे लेके हम समझें, तो किसी भी अ, वस्तु के ऊपर पड़ने वाले भार को सहन करने की क्षमता उस वस्तु की बनावट और उसकी ताकत के ऊपर निर्भर करती है।
तो हमारी हड्डियां, मांसपेशियां या जो हमारे जोड़ जितना बाहर उठा सकते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए एक एवरेज वेट है, जो कि जीते जागते काम करने वाले इंसान में वेरिएबल होता है। मतलब वो कोई फिक्स नहीं है कि इतना वेट उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी इंसान के शरीर का वजन ही इतना ज्यादा है, तो उसके जोड़ों पे और हड्डियों पे लगातार जो लोड आता रहेगा, उसकी वजह से उसमें फिर लगातार दर्द होते रहते हैं। तो वो जो दर्द है, बेसिकली होता तो वजन की वजह से ही है, लेकिन जब लंबे टाइम तक रहने के बाद उससे कई सारे नुकसान हमारे जोड़ों में भी हो जाते हैं। और अगर एड़ी की दर्द की जो बात की, तो एड़ी पे भी अगर लोड आता है, तो एड़ी की हड्डी की भी बनावट में भी अंतर आ जाता है। तो उसकी वजह से वो दर्द जो शुरू हुआ था, उसका प्रारूप बदल के और वो हमेशा रहने वाला एक दर्द बन जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने में आई है आजकल, जैसे वर्क स्ट्रेस है, बहुत तरह के स्ट्रेसेस हैं, लाइफ़स्टाइल स्ट्रेसेस हैं। तो क्या स्ट्रेस कहीं न कहीं हमारे बॉडी पेन्स के लिए भी ज़िम्मेदार है क्या? बेशक है। स्ट्रेस तो स्ट्रेस तो यूँ समझिए कि हमारे कंप्लीट आउटपुट के लिए ज़िम्मेदार है। हम किसी भी काम को करने में जितना उसका रिज़ल्ट दे सकते हैं, वो अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो काम हमारा उस ढंग से हो ही नहीं सकता। चाहे वो पढ़ना लिखना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे ऑफ़िस का काम हो या घर का काम हो या एक्सरसाइज़ हो। तो स्ट्रेस स्ट्रेस अपने आप में हमारे हमारे शरीर में जो हार्मोन है, उनको भी डिस्टर्ब करता है, और हम एफिशिएंटली कोई भी काम नहीं कर पाते, और उसके कारणवश हमारे जो शरीर में दर्द को सहन करने की क्षमता है, वो बहुत घट जाती है। और स्ट्रेस में रहते हुए काम करने के कारण हम ज़्यादा दर्द को सहन करते हुए काम करते रहते हैं। तो स्ट्रेस को बूस्ट करने के उपाय जो हम आगे बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी पेन। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएँ बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टपार्टम जो टाइम होता है, उसमें एक कंप्लेंट करती हैं, बच्चा पैदा होने के साल 2 साल बाद, कि मेरी कमर दर्द हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेंट देखने में आई है कि मेरी कमर दर्द हो रही है। तो आप इस कमर दर्द को किस वजह से बताएँगे? क्या उसने ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड कम कैल्शियम खाया था, या उसने पोस्टनेटल एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करी? आप इसको किस चीज़ को तो देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। अगर कोई महिला एक बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, और उसका पालन पोषण भी सारा उसी महिला के खान पान पे निर्भर होता है, तो हमारा जो नेचुरल सिस्टम, हमारी कुदरत का जो निज़ाम है, वो ऐसा है कि जो भी महिला खाती है, पहले वो बच्चे के लिए जाता है, फिर बच्चे की पूर्ति होने के बाद ही महिला के काम में आता है। तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जितना महिला बच्चा ग्रहण करने से पहले खाती रहती थी, उससे उसको ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन कई बार आर्थिक कारणों से, कई बार और कामों की व्यवस्था से, कई बार स्ट्रेस से, मतलब बहुत सारे उसके कारण हैं कि वो खान-पान पूरा नहीं हो पाता। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद भी महिला के शरीर में वो कमियाँ, कमज़ोरियाँ रहती हैं। ये तो हुआ खान-पान से संबंधित। दूसरा, जब एक बच्चा एक फिक्स वज़न का किसी महिला के गर्भाशय में 9 महीने तक रहता है, तो उसकी कमर और पेट की मांसपेशियों पे बहुत सारे बदलाव और बहुत सारा ज़ोर सहन करना पड़ता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद भी वो मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर रह जाती हैं, जो कि आम तौर पे डॉक्टर्स एंटीनेटल एक्सरसाइजेस के तौर पे भी उसको बताते हैं, और डॉक्टर्स एक्सरसाइज पे जोर भी देते हैं। पहले के ज़माने में वही बहुएँ जो गर्भ गर्भ धारण करती थी, वो घर का नियमित काम पूरा करती रहती थी, और उनकी लाइफ़स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं आता था। वो कंप्लीट काम वैसे ही किया करती थी जैसे वो हमेशा करती आई हैं। इसलिए बच्चे का भार सहन करने के बावजूद भी उनकी मांसपेशियों में कमजोरी नहीं आया करती थी, और इसलिए उन महिलाओं में, उस तरह की महिलाओं में गर्भ जो डिलीवरी है, वो भी नॉर्मल होने की संभावनाएं ज्यादा होती थी, और उनको उसके बाद भी कमर दर्द या पेट दर्द या हाथ पैर के दर्द कम होते थे, जो कि अब थोड़ा सा हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आया है। तो वो भी एक कारण है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी कमर और पेट की मांसपेशियों की ताकत बराबर नहीं आ पाती, इसलिए उनको वो दर्द होते रहते हैं। ये एक बहुत आम कारण है, और है ना,
आजकल बहुत सारी महिलाएं इसको जो पीछे सुई लगाते हैं और उससे उससे जो बच्चा पैदा होता है, सिजेरियन सेक्शन जो जो ऑपरेशन से, उसको भी इसके लिए कारण मानती है कि साहब वो पीछे सुई लगी थी, जब से मुझे कमर दर्द रह रहा है। लेकिन उसका दर्द कुछ दिन रहता है और उसके बाद इतने महीनों नहीं चलता। तो हम अगर एक्सरसाइज पे ध्यान देते रहें और हमारा जो भी खान पान उस टाइम पे अफेक्ट हो गया था उस पर ध्यान दें, तो हम उन दर्दों से बेशक ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है कि महिलाएं जब गर्भ से होती हैं तब तो वो कैल्शियम खाती हैं, 1 ग्राम सुबह शाम एक गोली खाती हैं 500 मिलीग्राम की, तो पर डे के हिसाब से 1 ग्राम कंजम्पशन करती हैं। बट ये देखा गया है समाज में कि जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब वो स्तनपान करा रही होती हैं, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, तो उनको कितना जरूरी है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना। क्योंकि हमारे समाज में जो अभी हम मिलते हैं, महिलाएं बच्चा पैदा होने के बाद कैल्शियम नहीं लेती हैं। देखिए, यहाँ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम की हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना। मतलब हमें रोज़ाना कैल्शियम करीब करीब 500 मिलीग्राम की गोली, जिसमें 200 मिलीग्राम कैल्शियम हमारे शरीर में पहुंच पाता है, उसकी ज़रूरत रहती है। और जब बच्चा दूध पीता है तो वो ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें उस दौरान या तो कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ, दूध दही और पनीर और ये सब चीज़ें खाना चाहिए। या इतना सारा ये सब चीज़ें लेना अगर आपके लिए मुश्किल होता है तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने में कोई नुकसान भी नहीं है। और आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल भी होना चाहिए, क्योंकि हम जितना एक्टिव रहते हैं उतना ही जो हम खाते हैं वो ज़्यादा शरीर ग्रहण करता है, उसके असर हमें ज़्यादा मिलते हैं। आप खाद्य पदार्थ पे क्या टिप्पणी करेंगे कि हमें कैसा खान-पान खाना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें, हमारे जिस्म में दर्द ना हो? महिलाओं के लिए विशेष पूछ रही हूँ कि है ना, क्या डाइट में ज़्यादा होना चाहिए या हमेशा होना चाहिए? किस तरह की डाइट लेना चाहिए? क्या फ़ास्ट फ़ूड उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वसा या फैट कितना होना चाहिए? क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? देखिए, महिलाओं को बैलेंस फूड लेना चाहिए। ये हम हमेशा से कहते आए हैं, और हम जो भी हमारी सभ्यताएं हैं उन्होंने भी हमेशा सात्विक और संपूर्ण खाने पीने पे जोर दिया है। उसमें वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। जो हम घर में आमतौर पे जो खाना खाते हैं वही आमतौर पे बैलेंस फूड होता है। कुछ भी केमिकल या अलग से एडिटिव नहीं लेना चाहिए जब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं हो। और अगर हमारा वजन बढ़ रहा है ऐसा हम देख रहे हैं तो हमें वसा युक्त खाद्य पदार्थों को कम से कम लेना चाहिए। और जंक फूड की अगर बात करते हैं तो जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं अपन राय दे सकते हैं कि किसी को खाना चाहिए। कभी कभी महीने में एक बार शौक पूरा करने के लिए आप खा लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि वो भी अगर हम घर में बना सकते हैं, नूडल्स हुए या स्पिगेटी या जो भी आपके हैं ये इटालियन फूड्स, वो सब अगर हम घर में अच्छा घी और अच्छे मसाले और हर चीज़ अच्छी सामग्री इस्तेमाल करके बना सकते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन जंक फूड शुड बी अवॉइडेड बाय एंड लार्ज, बाय फीमेल और मेल्स और किड्स और एडल्ट्स, एनीबॉडी। आजकल महिलाओं में थायराइड डिसऑर्डर बहुत कम उम्र से देखने को मिलता है, बच्चियों तक में नज़र आता है। तो क्या ये जो थायराइड डिसऑर्डर है या हम बोलें हाइपोथायरायडिज़्म है, क्या कहीं न कहीं थायराइड हमारे बोन्स पेन के लिए ज़िम्मेदार है क्या? बिल्कुल। थायराइड जो बीमारी है, या यूँ समझिए कि थायराइड हार्मोन हमारे पूरे शरीर की हेल्थ और ग्रोथ में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। तो जब ये हार्मोन कम होता है तो हड्डियों से बाहर आने वाला कैल्शियम कम हो जाता है और हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाते हैं। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से शरीर में जहाँ जहाँ कैल्शियम की आवश्यकता है वो सब कम हो जाती है, इसलिए हड्डियां भी कमजोर होने लगती है और मरीज को मांसपेशियों और हड्डियों और जगह जगह पर दर्द होने लग जाते हैं। तो इसलिए बेशक हाँ, थायराइड हार्मोन की कमी से कैल्शियम भी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत आम है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जाँच कराते हैं, डी3 लेवल का तो कम आता है। तो विटामिन डी3 जो डेफिशिएंसी आती है या इनसफिशिएंसी आती है, क्या इसकी वजह से भी
बॉडी पेन हो सकते हैं और इसको सुधारना कितना ज़रूरी होता है इस डेफिशिएंसी को? देखिए, हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियों दोनों की ताकत और अच्छे से काम करने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो विटामिन डी एक ऐसा फैक्टर है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को या शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को या शरीर आंतों से शरीर में कैल्शियम सुचारू रूप से जा सके, उसके लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो विटामिन डी बहुत कम हद तक हमारे शरीर में बनता है। सूरज की किरणों का अगर नियमित सेवन करते हैं तो उससे भी विटामिन डी डी बनता है, और जो हम खाते पीते हैं उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। तो अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में रहती है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाता शरीर में, इसीलिए हमारी मांसपेशियों में भी दर्द रहता है और धीरे धीरे हमारी हड्डियां भी कमजोर होती जाती हैं। इसलिए विटामिन डी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, हमने इतनी सारी बातें करी, हर इम्पोर्टेंट मसले पे बात करी है। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स पे बात करी, इसकी रेमेडी बताएँ एक संक्षिप्त में, कि महिलाओं को बॉडी पेन नहीं हो, दर्द नहीं हो जिस्म में, उसके लिए उन्हें क्या-क्या 1, 2, 3, 4 करके के क्या-क्या फ़ॉलो करना चाहिए, नियम में क्या बदलाव, क्या खान-पीन, एक जो डेली उनका वो दिनचर्या या खाने-पीने में क्या बदलाव करें, जो लास्ट अपना मैसेज। मैसेज के तौर पे अगर हम बात करें तो जो बैलेंस्ड लाइफ या वर्क लाइफ बैलेंस, वही आखिरकार उभर के आता है। तो जो तीन तीन मेन जो हमारे आधार हैं हमारे स्वस्थ रहने के और खुश रहने के, वो हैं कि हम रोजाना 7 से 8 घंटे सोएं, रोजाना नियमित आधा घंटा कम से कम हम वॉक करें, और खान पान बैलेंस टाइम से अपना खाना खाएं। तो अगर हमारा शरीर का वजन बढ़ रहा है तो हम चिकना, मीठा, घी, तेल, ये सब चीज़ें कम से कम खाते जाएं, और अगर फिर भी कम नहीं हो रहा तो हम इसको बिल्कुल बंद कर दें। फिर खाने पीने में गेहूं पे अगर हम कम जोर रखते हैं तो वो भी वजन घटाने में हमारा बहुत बड़ा मददगार होता है। और जैसा कि आजकल कहा जा रहा है कि मीठा है ना, नया जहर है, स्वीट इज ए न्यू पॉइजन। तो वो हमें समझना ही होगा कि किसी भी तरह का मीठा, चाहे वो फल फ्रूट में हो, चाहे गुड़ में हो, चाहे मिठाइयों में हो, या आप चाय में मिला के चीनी पीते हो, वो सब ही आपके वजन को बढ़ा रहे हैं। अगर आप पहले से ही आप में वजन बढ़ने की टेंडेंसी है, अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आप उसका कारण नहीं समझ पा रहे, तो 4 चीज़ों पे आप ध्यान देना शुरू कर दो कि हमें चिकना नहीं के बराबर खाना है, चाहे वो घी या तेल, मीठा हमें बंद करते जाना है, और हमें रोटी कम से कम खानी है। और अगर हम घूम सकते हैं, हमारे शरीर और जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा, तो हम घूमें अपनी क्षमता के हिसाब से। लेकिन घूमने का फायदा हमें जब भी मिलता है जब हम घूमना धीरे धीरे बढ़ाते जाए। अगर किसी की भी क्षमता 1 किलोमीटर ही घूमने की है तो बैठ जाए और 5 मिनट वहीं कोई व्यायाम, हाथ हाथ पैरों को हिलाना या जोड़ों को हिलाना या कोई योग करना, वो सब कर ले, और उसके बाद फिर घूमे। तो ऐसे घूम घूम के अपने खान पान पे ध्यान दे के हम अपनी घूमने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। और किसी डॉक्टर को दिखा के अगर हमारे शरीर में कोई कमी है, जो हमने बात करी अभी इतनी सारी चीज़ों की, चाहे विटामिन डी हो या कैल्शियम हो या कोई और कोई अन्य अभी बीमारी हो, तो वो सब अगर चेक करके हम देखें कि अगर कमी है तो उसको भी हम ठीक रह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम चाहें कि हमें ठीक रहना है तो हम किसी भी स्टेज में खुद को ठीक कर किया, जहाँ चाह है वहीं रहा है, बस ये हमें मानना पड़ेगा, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दर्शकों, महिलाओं, आज आपने विभिन्न पहलुओं को देखा कि क्या कारण है दर्दों के, जिस्म के, और क्या उसके लिए करा जा सकता है। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि कहीं न कहीं एज़ अ फीमेल, एज़ अ जो महिलाएँ हैं हमारी, वो व्यायाम पे कम ध्यान देती हैं, अपने फिज़िकल एक्टिविटी पे कम ध्यान देती हैं। अक्सर महिलाएँ ये कहती हैं, हम पूरे घर का काम करते हैं, तो हमें एक्सरसाइज़ की कहाँ ज़रूरत। लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत आवश्यक है कि आप अपना वज़न मेंटेन करें, एक्सरसाइज़ करें, अलग-अलग मसल्स की, बैक की, पेट की एक्सरसाइज़ करें और अपना वज़न नियंत्रण में रखें।
आपको कभी भी लगे कि आपके दर्द हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, बैकएक है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विभिन्न जाँचें होती हैं, उनसे पता चलता है कि अगर आपके खून में से पता चल सकता है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है या थायराइड डेफिशिएंसी है या विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं जो बता सकते हैं विभिन्न कमियों को, तो उनको जाँचने के बाद उनको सही करने पे जो भी खराबी निकली उसको सही करने पे आप सही हो सकती हैं। और अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को परेशानी होती है, लेकिन वो जब तक चलती रहती हैं, वो उस परेशानी पे ध्यान नहीं देती हैं और जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, तब उस चीज़ के उपचार को लिए जाती हैं। तो मेरा एक ही टेक होम मैसेज है कि महिलाएँ अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने लिए थोड़ा समय निकालें और जो भी परेशानी है उसको तुरंत हल ढूँढें, डॉक्टर से संपर्क करें, उससे आपको बहुत आराम आएगा और आप स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगी। फिर किसी टॉपिक पे अगला एपिसोड लेके आएँगे, तब तक के लिए उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। धन्यवाद।